Welcome back, everyone. Again, a great pleasure to have all of you here. This time, away from the NBFCs, we thought of focusing on consumer sector. It's a small cap company, Cantabil. We have been hearing a lot about this company. We thought of featuring the management of Cantabil, and we are very, very thankful to Vijay ji, Mr. Vijay Bansal, for being our guru, our teacher today to help us understand the company in detail. Before everything, a disclaimer first. We are not investors in Cantabil. We don't hold any shares in Cantabil. We have not proposed this idea to our clients at all. This session is particularly and only for understanding the business of the company. We don't have any economic relationship with Cantabil or the management of Cantabil. So this is purely a learning session, which I hope you all will enjoy. Thank you, विजय जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें टाइम देने के लिए. थैंक यू जी। थैंक यू सर. मैं हमेशा बोलता हूँ एट द रिस्क ऑफ साउंडिंग रेपिटेटिव आल्सो दैट वी वांट टू, हम इस शो को इतना साधारण बनाना चाहते हैं सर कि मेरी मम्मी भी समझ सके कि कैंटेबल बिल्कुल बिल्कुल। क्या क्या करती है, किस तरीके से करती है. और त्रुषा जो हमारे रिसर्च एनालिस्ट एनालिस्ट है सर, वो हमारे साथ हैं आज सर, आपकी कंपनी के बारे में और गहरे से समझने के लिए और समझाने के लिए हमारे इन्वेस्टर्स को. तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद विजय जी आज. थैंक यू जी। तो वेलकम। सर, बिफोर हम धंधे की बात करें, धंधे से पहले प्रमोटर सबसे जरूरी है. तो आप पहले ये बताइए सर कि कैंटेबल कैसे बना. आप अपने बारे में बताइए. विजय जी कौन है, कहाँ से आए हैं, कैसे आपने कैंटेबल शुरू किया, ऑल दो आप जो इम्पोर्टेंट चीज है कंपनी के बारे में, आपके बारे में थोड़ा हमें समझाइए. मैं जींद हरियाणा से बिलोंग करता हूँ। तो स्टार्टिंग में 79 में मैंने बीकॉम करके मतलब अपना बिजनेस ज्वाइन किया। मेरे फादर की किराना की शॉप थी। तो बचपन में भी जाते थे, वैसे तो 10-12 साल के थे तभी से शॉप पे जाना, काम करना वो सब था। लेकिन जैसे ही मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई तो मैं शॉप के ऊपर गया, तो मैंने किराने के काम में इंटरेस्ट नहीं था। तो मैंने मेरे फादर से कहा कि इसमें मेरा इंटरेस्ट नहीं है। वो उन बोले हमारा काम तो यही रहेगा, तेरे को काम करना है तो कर, नहीं करना तो कोई बात नहीं। तो इसलिए फिर मैंने क्या किया कि एजेंसी बिजनेस उसके अंदर ऐड करना चालू किया, जो हमारे रिलेटेड प्रोडक्ट थे। जैसे कोलगेट है, निरमा है, अमूल है, लीवर है। इस तरह से 30-40 कंपनी की टाइम के धीरे धीरे मैंने एजेंसियां इकट्ठी कर ली। और उसके साथ फिर मैं डोर टू डोर रिटेलिंग करता था। सुबह 9 बजे हम मार्केट में निकलते थे और रात के 9 बजे तक डोर टू डोर रिटेलिंग करते। उससे मुझे जो एक प्रैक्टिकल अच्छी कंपनियों के साथ एक्सपीरियंस हुआ, वो मेरी एक प्रैक्टिकल में एमबीए, मार्केटिंग एमबीए होगी। मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं कोई भी प्रोडक्ट बेच सकता हूँ, या उसके ऊपर एक बता सकता हूँ कि प्रोडक्ट सेल क्यों नहीं हुआ और हमें क्या करने की जरूरत है इसके अंदर। तो इस तरह से धीरे धीरे इंडस्ट्री में हमारा नाम इतना हो गया कि लोगों को ये था कि हमारी फर्म का नाम था गणेशी लाल श्रीचंद, कि अगर ये आपके डिस्ट्रीब्यूशन ले लेंगे तो आपका प्रोडक्ट समझो चल गया। तो इस तरह से हमारी रेपुटेशन थी, लोग फिर बाद में खुद चल के आने लगे। फिर इसके बाद मैं 1986 में दिल्ली आ गया और मैंने स्टार्टिंग में कनॉट प्लेस में लिबर्टी से उसका शोरूम बनाया था। तो उसके अंदर स्टार्टिंग में बस इतना ही था कि खर्चे निकलते थे, कोई विशेष इनकम नहीं थी। तो उसके साथ फिर मैंने अपना एक बिजनेस, स्टार्टिंग में तो साइड ही था जो बाद में मेन बिजनेस बन गया, ये जिप्स का और बटन्स का काम चालू किया। उसके हम रविंद्र रविंद्र जिंदल जी हैं और जिंदल ग्रुप के डिस्ट्रीब्यूटर बन गए। तो उससे मेरा बिजनेस काफ़ी चल पड़ा और उसमें काफ़ी पैसा भी कमाया। और उस टाइम क्योंकि जो जीप थी वो हिंदुस्तान में उससे पहले YKK की जीप आती थी। तो हमने जो वो इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूट थी इंडिया में जो जीप बन रही थी, तो उसके अंदर काफ़ी स्कोप था और उसके अंदर हमें काफ़ी प्रॉफिट भी हुआ, काम भी हुआ। फिर बटन्स थे, पॉलिस्टर बटन इंडिया में नहीं बनता था, वो ताइवान से ROC का बटन आता था। और जो उस टाइम इंडिया में एक्सपोर्ट भी काफ़ी बूम पे था। तो पॉलिस्टर बटन की एक क्वालिटी है कि वो डाइएबल है। पहले इंडिया में यूरिया बटन बनता था, वो डाइएबल नहीं होता था, वो कलर से ही बनता था। तो उससे एक्सपोर्टर को ये बेनिफिट हुआ कि वो अपनी मैचिंग का बटन डाई करा के कम क्वांटिटी भी करा सकते थे, तो वो उसकी सेल काफ़ी हुई। तो हमने उसको काफ़ी सेल किया। तो उसके बाद फिर उसमें काफ़ी इनकम हुई। फिर तो 2000 के अंदर मैंने कैंटाविल कंपनी गारमेंट लाइन के अंदर मैं चला गया, क्योंकि मैं गारमेंट वाले लोगों के साथ टच में आया एक्सेसरीज के कारण। तो मेरा इंटरेस्ट इस लाइन में डेवलप हुआ।
2000 के अंदर फिर कैंटाबिल ब्रांड मैंने लॉन्च किया। स्टार्टिंग में मैंने एमबीओ से स्टार्ट किया, उसमें कोई खास रिस्पॉन्स नहीं मिला तो मैंने एक्सक्लूसिव शोरूम खोलने चालू किए। तो उसके अंदर मेरे को फिर अच्छा रिस्पॉन्स मिलना चालू हुआ। तो फिर मैंने 2010 के अंदर मैं आईपीओ लेकर आया। तो उस टाइम हमारा जो आईपीओ था 135 में आया था, और जो मेरा कंपनी प्रमोटर स्टेक था वो 52% था। फिर रिटेल के अंदर उन दिनों में रिसेशन आ गया था, काफ़ी रिटेल्स की कंपनियां बंद हुई 12 से 15 के तक। तो उस टाइम हमें भी 3 साल 70 करोड़ के लॉसेस हुए। लेकिन हमने कंपनी को क्या किया कि उसमें सारा ओवरऑलिंग उसकी चीज़ें समझी, क्या प्रॉब्लम्स हैं, और उसको फिर ठीक किया। हमारा उस टाइम कैंटाबिल के 300 स्टोर थे, 150 स्टोर हमने कैंटाबिल के बंद किए, और 200 स्टोर एक हमारा लाफेंसो ब्रांड था उसके बंद किए। मेरे पास उस टाइम इतनी इन्वेंट्री पाइलअप हो गई थी कि मेरे को बहुत एक साल तक माल बनाने की ज़रूरत नहीं थी। तो फिर हम ओनली 10% 20% माल नया, सारा पुराना नहीं सेल होगा, तो इसलिए मिक्स करने के लिए हमने बनाना चालू किया। तो उसमें हम काफ़ी चूजी हो गए, क्योंकि ज़रूरत नहीं थी, जैसे किसी खाना खिलाए हुए को खाना खिलाना हो, वो पोजीशन थी। तो वो जो हम स्टॉक बना रहे थे वो शोरूम पर जाते ही सेल हो जाता था। वहां से हमारा टर्निंग पॉइंट हुआ कि हमारा टेस्ट चेंज हो गया। तो फिर हमने क्या किया, स्टोर के एम्बियंस के ऊपर फोकस किया, कस्टमर एक्सपीरियंस के ऊपर फोकस किया, फर्नीचर चेंज किए, प्रोडक्ट इम्प्रूव किया। उससे हमारे को फिर अच्छा रिस्पॉन्स मिलना चालू हुआ। और फिर 16-17 से कंपनी का एक टर्निंग पॉइंट चालू हो गया। और अभी हम पिछले, ये समझो आप, 7 साल से 20% CAGR ग्रोथ से आगे बढ़ रहे हैं। और कंपनी को मैं हर पैरामीटर पे स्ट्रॉन्ग करना चाहता हूँ, चाहे किसी भी लेवल पे है, चाहे वो प्रोडक्शन के लेवल पे है। उसको देखते हुए मैंने बहादुरगढ़ के अंदर 3 एकड़ के अंदर 2 लाख स्क्वायर फीट एरिया में स्टेट ऑफ द आर्ट प्लांट लगाया, जिसके अंदर हम मशीन ये अपना सूट बनाते हैं। सारी जर्मनी इटली की मशीनें हैं, ताकि मैं कस्टमर को एक क्वालिटी प्रोडक्ट दे सकूं। वैसे सूट के इतने प्लांट इंडिया में नहीं थे, कुल 6-7 प्लांट ही थे, तो उसके लिए मैंने प्लांट लगाना जरूरी समझा। उसके लिए फिर हम वहाँ पर सूट, ब्लेजर, वेस्ट कोट, फॉर्मल ट्राउजर बनाते हैं। और फिर जैसे शर्ट, फॉर्मल शर्ट्स और कॉटन ट्राउजर हम बना रहे हैं। इस तरह से 1.5 लाख पीस पर मंथ का मेरा प्रोडक्शन है। आज वहाँ पर 1700 वर्कर काम कर रहे हैं, और 70% लेडीज वर्कर काम करती हैं। वेरी किस गुड तरह सर। आपने जितने प्यार से और कितने ईमानदारी से कंपनी समझाया, हम्म। बहुत बहुत धन्यवाद। सर एक चीज थैंक यू। बताइए, प्रमोटर के बारे में, तो थोड़ा सा फैमिली में सर, आपकी फैमिली में कौन कौन इस धंधे में इन्वॉल्व है, कैंटेबल में? दूसरा, कैंटेबल के अलावा आपका कोई और भी बिजनेस नहीं है, राइट? और दिस इज द ओनली बिजनेस, यही बिजनेस आपका, इसके अलावा कोई और बिजनेस नहीं है? मेरे साथ मेरा बेटा है, जो 42 ईयर का है। उसको मैथ ऑनर्स करके 2006 के अंदर उसने मेरे साथ बिजनेस ज्वाइन कर लिया था। अभी रिटेल का जितना फ्रंट एंड है वो देखता है, सेल्स मार्केटिंग का सारा डिवीजन वही देखता है। और धीरे धीरे काम करने से रिटेल में उसकी आप में पूरी PhD हो चुकी है। तो जो भी डिसीजन लेता है पूरा सोच समझ के ले रहा है। बैक एंड सारा मैं देखता हूँ, जैसे प्रोडक्शन है, और डिजाइनिंग का डिपार्टमेंट है, फाइनेंस का है, वो सारा मैं देखता हूँ। और डे टू डे जो एक्टिविटीज़ हैं वो हमारे थर्ड डायरेक्टर हैं, बसंत गोयल, वो देखते हैं ऑनलाइन सेल का और उसका। नाइस। सर आपने ये भी बोला कि आपका 52% स्टेक था, मेरे ख्याल में आपने बोला हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। 2010, 10 या 11 के आसपास, राइट, हाँ जब आपका हाँ आईपीओ आया था। हाँ हाँ, अभी बिल्कुल। 74% के आसपास स्टेक है आपका। और मैंने देखा भी नहीं कि आपने मेरे ख्याल में कोई मार्केट से कोई पैसा भी रेज नहीं किया कभी, राइट? बस हमने लाइक। लास्ट टाइम ही वो किया था प्रेफरेंशियल, जो अभी साल भर, 1.5 साल पहले, हाँ वो जी। 50 करोड़ रुपए हमने मतलब। रेस किया था उसके पहले सर? उससे पहले कोई नहीं किया। फिर मैं हर साल 5% अपना स्टेक बढ़ाता रहा। अच्छा। और फिर मेरा आज जो स्टेक है वो 74.9% है।
चलो, वेरी वेरी गुड सर। तृषा विल कम, तृषा प्लीज बी फ्री ओके टू कम एंड जंप एनीवेयर ओके, थोड़ा सा बिजनेस के बारे में समझने के लिए। बट सर, एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन सर, कि आपकी जर्नी जैसे आपने बोला कि 2000 से चालू हुई, और 2000 से लेके मेरे ख्याल में 2014 तक तो लर्निंग फेज था कंपनी का, हाँ हाँ 10 साल बिल्कुल। लर्निंग फेज था, 4 साल रिसेशन रहा। उसके बाद में मेरे ख्याल में 2015-16 से आपने टर्न अराउंड चालू किया, और 7-8 साल हम्म जैसे आपने बोला, लास्ट के 7-8 साल हम्म आप 20% प्लस ग्रो कर रहे हो। हम्म हाइपोथेटिकली सर, कि जब आप अपने कॉम्पिटिटर्स को भी देखते हो जो आपके साथ इस फील्ड में आए, हम्म बहुत कंपनीज हैं इंडिया में जो लास्ट 15-20 साल में पैदा हुई है, आई विल नॉट टेक नेम्स एंड ऑल, बट अ लॉट ऑफ कंपनीज जो छोटी कंपनीज हैं, उन्होंने बहुत अच्छा किया है, साइज बहुत बड़ा हम्म बन गया है कंपेयर टू कैंटाबिल। हम्म एंड में ऑपरेशन भी जो है वो इसी सेगमेंट में है जिस सेगमेंट में आप हो। हम्म। तो कभी लगा है सर कि साइज क्यों इतना बड़ा हुआ कंपनी का, कंपेयर टू व्हाट, हाउ इंडिया हैज ग्रोन, और हाउ द रिटेल सेगमेंट हैज ग्रोन, और आपके पास कोई आपकी लर्निंग हो कि यार वरिंदर, ये मेरी 10-15-20 साल की लर्निंग है। तो जैसे क्या है कि इंडिया में तीन तरह के सेगमेंट हैं। एक तो जो वैल्यू ब्रांड है वो 400 500 रुपये एवरेज सेल प्राइस पर काम करते हैं। और एक प्रीमियम ब्रांड है जो 2000 रुपये एवरेज सेल प्राइस का प्रोडक्ट है। और एक कैंटेबिल है जिसका 1000 1100 रुपये का एवरेज सेल प्राइस है। तो हम उस कैटेगरी में हैं, ना तो हम वैल्यू सेगमेंट में हैं ना हम प्रीमियम में हैं। हम मिड प्रीमियम सेगमेंट के अंदर हैं। तो यहाँ पर कंपटीशन हमारा बहुत कम है। और इसके अंदर, इस सेगमेंट के अंदर इंडिया में कस्टमर भी काफ़ी है। तो कस्टमर को यहाँ पर एक राइट प्राइस के ऊपर क्वालिटी प्रोडक्ट चाहिए। हमने उस मार्केट गैप को देखते हुए उसके ऊपर काम किया, तो जिससे हमें फिर सक्सेस मिली। तो आज कैंटाबिल के पास जितनी बड़ी प्रोडक्ट रेंज है, शायद ही इंडिया में किसी एक ब्रांड पर एक छत के नीचे मेरे साइज की जो ब्रांड है वो किसी के पास भी नहीं है। जैसे आज मैं बात करूं कैंटाबिल, वो आप देखेंगे तो फॉर्मल की पूरी वैरायटी मिलेगी। ऐसा नहीं है कि कुछ पार्ट है। मेरा उतना सारी कैटेगरी इक्वल स्ट्रॉन्ग है। जैसे फॉर्मल के अंदर फॉर्मल शर्ट, फॉर्मल पैंट, कैजुअल शर्ट, कैजुअल पैंट, डेनिम, वो इक्वली स्ट्रॉन्ग है। फिर मैं समर के अंदर टी शर्ट, मेरा बहुत बड़ा सेगमेंट है, अच्छा काफी हम काम करते हैं। फिर विंटर के अंदर स्वेट शर्ट, वूलन जैकेट के अंदर भी अपने पास पूरी रेंज है। सूट का हम खुद मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। और असेसरी फिर लेडीज का भी हम कर रहे हैं। लेडीज के अंदर भी फॉर्मल, एथनिक, कैजुअल वो कर रहे हैं। बच्चों का भी हमने स्टार्ट किया है, तो उसके अंदर भी हमें ठीक रिस्पॉन्स मिला है, लेडीज बच्चे के अंदर भी। सर मैं बोल रहा हूँ साइज वाइज, सर मैं बोला साइज वाइज, मैं जैसे बोल रहा था कि 2-3 प्लेयर्स हैं जो मेरे ख्याल में अपना जो सेल्स है उसके कंपेरेटिवली 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना बड़े हैं हमसे। जो उन्होंने इंक्रीज किया है, वो जो वैल्यू ब्रांड है उसका एवरेज सेल प्राइस 400 500 रुपये है। और उनका जो स्टोर का साइज है वो 7 8 हजार फुट है। जबकि हमारा जो स्टोर का साइज है वो 1200 फुट है। लास्ट ईयर से हमने भी बड़े शोरूम खोलने चालू किए हैं। 1750 स्क्वायर फीट का लास्ट ईयर मेरा एवरेज रेट था। अभी तो हम उसको बढ़ा रहे हैं क्योंकि हमारी रेंज प्रोडक्ट बड़े हैं। तो अभी हमने बड़े स्टोर खोलने चालू किए हैं। अभी हम 2 3 हजार 4 हजार स्क्वायर फीट तक के शोरूम खोलने चालू हुए हैं। तो फ्यूचर में हमारा टारगेट यही है कि जब कंपनी स्टार्टिंग स्टेज में थी तो हम 500 1000 फुट का शोरूम खोल लेते थे। तो हम्म। उनके एग्रीमेंट एक्सपायर हो रहे हैं 9 साल के बाद। तो फिर हम नए उनकी रिप्लेस करके बड़े साइज के शोरूम खोल रहे हैं। तो आप बोल रहे हो साइज जो है स्टोर का उससे डिपेंड करता है कि सेल्स कितना हुआ हाँ बिजनेस, जैसे बिल्कुल। V2 रिटेल हुआ, वी मार्ट हाँ हुआ, हाँ सर इनका देखो तो सेल्स जी। इनका तीन तीन चार ये चार गुना हमसे है। हाँ, तो इनका प्राइस कम होने से इनका फुटफॉल कस्टमर ज्यादा है। और इनका स्टोर का साइज भी बड़ा है। फिर साथ में दूसरी प्रोडक्ट और किराना गुड्स वगैरह भी सेल कर लेते हैं। तो उससे भी इनके मतलब टर्नओवर ज्यादा हो जाते हैं। और वो जो सेगमेंट है वो सारा प्राइस कॉन्शियस है। हाँ, जिस सेगमेंट में हम हैं वहाँ कस्टमर को चीज पसंद आनी चाहिए। अगर वो 50 100 रुपए से उसको फर्क नहीं पड़ता। उस कैटेगरी के अंदर कस्टमर प्राइस कॉन्शियस ज्यादा है, तो वहाँ पर मार्जिन भी कम है। जैसे मेरा पेट है तो 11% के करीब है, तो उनके पेट उतने नहीं है। सर एक और ख्याल हमेशा मुझे आता है जो मैं तुषा से बात भी करता रहता हूँ कि यार कि इस
इस सेक्टर में कंपटीशन इतना हो गया है, स्पेशली जब से रिलायंस रिटेल आया है, आदित्य बिरला आया है, स्पेशली रिलायंस आया है, तो वो तो क्या कि हाँ भी सबको खा रहा है वो, तो आगे जाके आपको क्या लगता है कि कोई इंडस्ट्री डिसरप्शन हो सकता है जहां पे जाके कोई आपको एज अ इंडस्ट्री चैलेंज आए? ऐसा नहीं है, देखो जब रिलायंस आया तो उसका काफी बोलबाला हुआ। फिर अब जूडियो जूडियो आया, तो जूडियो का काफी नाम हुआ कि जूडियो का काफी। तो कोई भी चीज नई मार्केट में आती है, एक बार शोर शराबा होता है, फिर वो सेटल होती है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आज अनऑर्गेनाइज सेक्टर हिंदुस्तान में बहुत बड़ा है। और धीरे धीरे जितना ऑनलाइन सोशल मीडिया यंग यूथ देख रहा है, तो फैशन कॉन्शियस होता जा रहा है। तो इंडिया ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर धीरे धीरे कन्वर्ट हो रहा है। तो उससे उस सेक्टर में भी ग्रोथ आएगी, हमारे सेक्टर में भी आएगी। हर सेक्टर में जब इकोनॉमी ग्रो करेगी तो कस्टमर्स की कमी नहीं है। हम डे बाय डे अच्छा बेटर ही फील कर रहे हैं। मेरे को 25 साल से जब मैं काम कर रहा हूँ तो हर दिन कल से अच्छा ही लगता है। तुषार। सो लाइक हमारा फुल ईयर राउंड डिस्काउंट पे चलते हैं प्रोडक्ट्स, राइट? तो आपने मतलब ये डिस्काउंटिंग स्ट्रेटजी एज अ मार्केटिंग स्ट्रेटजी यूज किया है कि क्या? बिकॉज ऑल द ईयर राउंड डिस्काउंटिंग बहुत कम ब्रांड्स देते हैं। वो क्या है कि हम जब कंपनी स्टार्ट की तो कुछ नया ब्रांड था, तो उस टाइम आदमी ज्यादा सोच समझ के नहीं चलता। उस टाइम तो ये होता कि मेरी सेल हो जाए। तो मैं नया ब्रांड था तो मेरे को फुल प्राइस पे रिस्पॉन्स नहीं मिलता था, तो मैंने थोड़ा डिस्काउंट स्ट्रक्चर चालू किया। तो धीरे धीरे वो मैं फिर इस स्कीम के अंदर जब मैंने काम किया तो मेरे को अच्छा रिस्पॉन्स मिला, क्योंकि उससे मेरा आज भी जो बास्केट साइज है वो 4 पीस का है, मतलब एवरेज। और जो मेरा टिकट साइज है वो 4,500 है। तो मेरे को ये इस पैटर्न पे सेल करना अच्छा लगा कि मैं जब स्टार्टिंग में जब फ्रेश में सेल स्टार्ट करता हूँ तो बाय टू गेट वन, और सिंगल पीस पे 20% से स्टार्ट करता हूँ। और फिर बाद में सेल पीरियड में मैं मतलब 50% से स्टार्ट करता हूँ। उसके बाद मैं मतलब बाय टू गेट फाइव तक चला जाता हूँ। तो और फिर जो सीजनल प्रोडक्ट हैं कई बार उसमें हम बाय वन गेट थ्री तक चले जाते हैं। तो इस तरह से एक स्ट्रेटजी बन चुकी है। आज 25 साल में कस्टमर को भी ये बात समझ में आने लगी है कि भाई कैंटाबिल स्टोर जाऊंगा तो मेरे को इस तरह की स्कीम मिलेगी। और उसमें हमें भी सेल करने में अच्छा लग रहा है कि मेरा बास्केट साइज अच्छा है, मेरा टिकट साइज अच्छा है। तो वो एक पैटर्न सेट हो गया ब्रांड का। और आज क्या है, जो प्रीमियम ब्रांड भी हैं वो भी आप फ्रेश में जाओ, कोई अटैची फ्री दे रहा है, कोई 20% दे रहा है। कुछ ना कुछ इतना कंपटीशन है कि हर आदमी कुछ ना कुछ दे रहा है। हम अपनी जगह स्टिक हैं। आज कंपनी का साल का एवरेज डिस्काउंट 55% जा रहा है। उसके अंदर मेरा ऑनलाइन सेल भी है, जो एक सेल चैनल है, और मेरा फैक्ट्री आउटलेट्स की भी सेल उसके अंदर इंक्लूड है। तो इस तरह से हमारा टारगेट है कि हम 55% को क्रॉस नहीं करेंगे। और जो मेरा जीपी है वो 58% को हम मेंटेन करेंगे फ्यूचर में भी। अगर मैं डिस्काउंट बढ़ाकर सेल बढ़ाना चाहूँ तो कितनी भी सेल बढ़ा सकता हूँ, लेकिन हम अपने डिस्काउंट को कंट्रोल करके ही आगे बढ़ना चाहते हैं। तो सर आप वैल्यू ब्रांड क्यों नहीं इंट्रोड्यूस करते हो सर, जो 300 400 रुपए के होते हैं, बाकी जो बहुत सारी बड़ी मार्केट है? कभी आपको लगा नहीं कि हाँ भी आपको वो वैल्यू ब्रांड्स भी इंट्रोड्यूस करने चाहिए? वो क्या है, हर ब्रांड का एक सेट हो जाता है परसेप्शन। और आपका स्टोर का साइज फिक्स है। फिर आपको ये देखना है कि मैं पर स्क्वायर फीट सेल अपनी सेल्फ में क्या प्रोडक्ट रख के निकाल सकता हूँ। बिकने को इससे प्रीमियम भी सेल होगा और इससे इकोनॉमी भी सेल होगा। लेकिन मेरे को अपने ब्रांड का एक परसेप्शन बन जाता है कि मैं स्टोर पे जाऊंगा तो मेरे को ये क्वालिटी इस प्राइस में मिलेगी। अगर हम उससे भटकेंगे तो फिर आप कहीं के नहीं रहेंगे, ना प्रीमियम रहेंगे ना वैल्यू सेगमेंट में रहेंगे। तो आपको अपना फोकस एक ही कैटेगरी पे करना है, तो वो तभी ठीक है। नहीं तो फिर मैं रेंज भी नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि मैं इकोनॉमी की रेंज रखूं या प्रीमियम की रखूं या मिड सेगमेंट की रखूं, स्पेस तो लिमिटेड है। तो जो आपको सुन रहे हैं सर अभी, कि आपका जो स्ट्रेटेजी अगले 3 4 5 10 साल के लिए, वो कैंटाबिल की जो पोजीशनिंग है वो मिड प्रीमियम सेगमेंट में है और वही रहेगी आगे हाँ जाके? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वही रहेगी, राइट? हाँ जी।
त्रुषा? जैसे अभी हमारे एक्सक्लूसिव आउटलेट्स है, बट आपका प्लान है इन फ्यूचर के मल्टी ब्रांड आउटलेट्स भी, जैसे रिलायंस का हो गया या लाइफस्टाइल वगैरह में आपके प्रोडक्ट्स फीचर करने, बिकॉज दैट विल बी अनदर ग्रोथ दिस थिंग फॉर यू, ग्रोथ लीवर फॉर योर बिजनेस। नहीं, हम हमारा फ्यूचर में भी यही प्लान है कि हम एक्सक्लूसिव शोरूम ही खोल लेंगे, कोको ही खोलेंगे, कंपनी ऑन कंपनी ऑपरेटेड। आज 80% हमारे शोरूम कोको हैं और 20% ही फ्रेंचाइजी ऑपरेटेड हैं। तो अभी हमारा ऐसा प्रोग्राम नहीं है कि हम एमबीओ के ऊपर या लार्ज फॉर्मेट में सेल करें। आज क्या है, जो एमबीओ या लार्ज फॉर्मेट है उसके अंदर भी पोजीशन कंपटीशन की वजह से बिगड़ती जा रही है। क्योंकि पहले जो कंपनियां थी वो तो एक सेल प्राइस थ्रोवे सेल पे माल बेचती थी, वो रिटर्न नहीं लेती थी। आज सारा सेल्स रिटर्न बेसिस पर सेल हो रही है दूसरे ब्रांड्स की भी। तो वो उससे बेटर अब मेरे को लगता है कि अपना एक्सक्लूसिव शोरूम खुलना ही बेटर है। उसके अंदर पूरा स्पेस नहीं मिलता, हम अपनी पूरी रेंज नहीं रख सकते, और रिटर्न वापस आना ही है, बेच के दुकानदार पैसे दे रहे हैं। तो मेरा फ्यूचर में भी ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है। तो आपका फिर वर्किंग कैपिटल कैसे मैनेज हो जाता है, मतलब बेस बिकॉज काफी सारा इन्वेंट्री लगता होगा फॉर ऑल दी स्टोर्स, प्लस इतना बड़ा रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स आपके पास है, तो वो आप लोग कैसे मैनेज करते हो फॉर स्टोर्स? तो थोड़ा सा तो बिजनेस समझा दीजिए, आपकी कैसे माल लेते हो, कैसे मैन्युफैक्चरिंग करते हो, कितना दिन लगता है आपको क्रेडिटर के लिए, कितना दिन लगता है इन्वेंट्री के लिए, कितना टाइम लगता है बेचने के लिए? बिकॉज रिटेल धंधे में सबसे जरूरी वर्किंग कैपिटल होता है सर। तो बिल्कुल, वर्किंग जैसे क्या कैसे? है, हमारा अपना 25% तो कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग है, जो बहादुरगढ़ फैक्ट्री से हम करते हैं। उसके बाद कुछ दो तीन हमारे डेडिकेटेड वेंडर हैं जो कैंटाबिल के लिए ही माल बनाते हैं, और बाकी कुछ फैब्रिकेटर हैं जो कैंटाबिल के लिए काम करते हैं। और जैसे अपना टी शर्ट है, स्वेट शर्ट है, वूलन है, जैकेट्स हैं, एसेसरीज है, वो हम एफओबी बेसिस पर सोर्स करते हैं। मतलब मेरा वो आज 30% के करीब कैटेगरी मैं एफओबी से सोर्स करता हूँ, 25% मैं इन हाउस बना रहा हूँ, और बाकी मैं 45% के करीब फैब्रिकेटर से बनवा रहा हूँ। तो इस तरह से मतलब मेरी है, और फिर वो सारा माल हमारे वेयर हाउस में आ जाता है। और वेयर हाउस है, एक दिल्ली के अंदर वेयर हाउस है, एक बहादुरगढ़ दिल्ली एनसीआर में है। तो ताकि सप्लाई चेन बेटर हो सके, तो वो फिर हम बाई कार्गो, बाई ट्रांसपोर्ट माल भेजते हैं ऑल ओवर इंडिया। आज हमारी 20 स्टेट और 300 सिटीज के अंदर प्रेजेंस है। तो उसमें माल की सप्लाई चेन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो प्रॉपरली हम ठीक कर रहे हैं। और आपका मैडम क्वेश्चन था? कि आपका वर्किंग कैपिटल सर, आपका वर्किंग कैपिटल हाँ, वर्किंग कैपिटल का, वर्किंग कैपिटल क्या है कि आज जो मेरा पेट है, लास्ट ईयर 75 था, इस साल भी हम उसी स्पीड से और अच्छा 11% अगर सेल का करेंगे, तो अगर मैं 20% CAGR से ग्रोथ करूंगा तो मेरी सेल, और जो मेरा पेट है वो 95-90 के आसपास, 90 to 95 हो जाएगा। तो मेरा जो इन्वेस्टमेंट होती है नई शोरूम खोलने में, वो मेरी 50 करोड़ के आसपास साल में मैं उस पर इन्वेस्ट करता हूँ। बाकी मेरे पास सरप्लस ही पैसा होता है। तो इस अभी तक तो मैंने अपना पैसा अपनी कंपनी में ही, एक हम नया ऑफिस बना रहे थे, 11 स्टोरी 4,000 गज के अंदर हमने ऑफिस बनाया है लॉरेंस रोड पर, उसमें मेरा इन्वेस्ट हो गया पैसा। तो फिर भी मेरी कंपनी आज कंप्लीटली डेट फ्री है। हमारा कोई भी सीसी लिमिट हम यूज नहीं करते, कोई टर्म लोन नहीं है, कोई गाड़ी फाइनेंस नहीं है। तो इस तरह से मतलब सारा डेट फ्री है। और फ्यूचर में हम जो इंटरनल एक्रूवल से पैसा होगा तो और अपनी स्पीड से ग्रोथ को बढ़ाएंगे, सर एक्सपेंशन मेरे ख्याल करेंगे। में सर, जो त्रुषा का पॉइंट था ना, कि अगर हम आपका नंबर पढ़ते हैं ना, तो उसमें इन्वेंट्री बहुत बड़ा है सर। इन्वेंट्री हाँ, बहुत, जैसे 200 करोड़ जो है ना, 230 करोड़ इन्वेंट्री हो जाता है बहुत बड़ा सेल्स का। तो मेरे ख्याल में इज वेरी वेरी। ये क्या है वीरेंद्र जी, जो इन्वेंट्री कैंटाबिल का जो मॉडल है नहीं, वो डिफरेंट है। आप जैसे दूसरे ब्रांड्स को देखेंगे हाँ, तो क्योंकि मैं उनके फ्रेंचाइजी 40। स्टोर
क्योंकि अभी कई बार मैं जब बात करते हैं लोगों से सर, तो वो बोलते हैं यार इस कंपनी का इन्वेंट्री, क्योंकि शायद कंफ्यूजन है, जैसे आपने बोला कंफ्यूजन है, हम्म। 350 400 दिन इन्वेंट्री होता है, और बिल्कुल अगर बिल्कुल। मैं वो दूसरे जो भी कंपनीज हैं उनकी 200 150 100 दिन होता है, तो ये इतना बड़ा क्यों है सर? हाँ, इसके पीछे रीजन है, क्योंकि मेरा मॉडल जो है वो दूसरों से डिफरेंट है। आज आप किसी कंपनी देखो, उसके क्या होगा कि 20% स्टोर मिलेंगे कोको और 80% मिलेंगे फोफो। वो फिर क्या है कि फ्रेंचाइजी को आउटराइट बिल काट के सेल कर देते हैं, तो उनका डेटर बढ़ जाते हैं। लेकिन मेरे सारे अपने कंपनी बुक्स में ही स्टॉक है। अगर मेरा फ्रेंचाइजी है तो बुक्स मेरी बुक्स में है, तो वो SOR बेसिस पे, कंसाइनमेंट बेस पे है। तो जितने आज मेरे 621 शोरूम है, तो उनकी इन्वेंट्री कैंटाबिल की बुक्स में ही है। अगर मैं दूसरी कंपनी का, मैंने चेक किया, ये क्वेश्चन मेरे इन्वेस्टर भी जनरली मेरे को करते हैं कि जी आपकी इन्वेंट्री बहुत बड़ी है। जब हम डिस्कस करते हैं तो मैंने भी अपने आप को चेक किया कि हम तो नहीं शायद कुछ गलत कर रहे। तो उस वजह से फिर मैंने देखा, और अपने जो कंपटीटर ब्रांड थे इंडस्ट्री में जो और दूसरे हैं, तो उनका अगर मैं स्टॉक प्लस डेटर अगर जोड़ देता हूं तो मैं उनके इक्वल हूं। तो मेरी कंपनी में डेटर जीरो है, और सारा स्टॉक है, और दूसरों के पास डेटर भी हैं, और मेरे पास फ्रेंचाइजीज की भी 20 करोड़ की सिक्योरिटी है, वो भी स्टॉक के अगेंस्ट ही आई हुई है, तो वो भी उसमें माइनस हो जाएगी। विषय यू तो वांट इसलिए हम इंडस्ट्री के एवरेज में आ जाते हैं। बाकी मेरा इतना स्टॉक रहेगा क्योंकि मैं पर स्क्वायर फीट 6-7 पीस का इन्वेंट्री रखता हूँ। ये मेरी इन्वेंट्री की रिक्वायरमेंट है बिजनेस को, इसको हम कम भी नहीं कर सकते। तो अप्रोक्सीमेटली 45 lakhs का इन्वेंट्री पर स्टोर रहता होगा आपका। हमारा क्या है कि जो इन्वेंट्री स्टोर के ऊपर है वो 30 करोड़ के करीब इन्वेंट्री रहती है, और कुछ बैक एंड में मैन्युफैक्चरिंग में भी स्टॉक होता है, वेयर हाउस में भी होता है। तो इस तरह से वो सारी इन्वेंट्री इंक्लूड है, क्योंकि मैं मैन्युफैक्चरिंग में भी हूँ, तो इसलिए मेरा हम्म। मैन्युफैक्चरिंग का स्टॉक भी इन्वेंट्री के अंदर इंक्लूड है। ओके। सर, आप मैन्युफैक्चरिंग आपका आगे जाके बढ़ाने का प्लान है कि ये जो 25% है उतना, एंड रिमेनिंग आउटसोर्सिंग के थ्रू होगा? मतलब जो हम न्यू प्रोडक्ट कैटेगरीज में आ रहे हैं, जैसे फुटवेयर है, एथलीजर है। हमारा प्रोग्राम क्या है कि हम प्रोडक्शन, अगर मेरा सूट की सेल बढ़ती है तो हम सूट का प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, क्योंकि सूट के अंदर मैन्युफैक्चरिंग में मार्जिन है, और शर्ट ट्राउजर के अंदर मार्जिन इतना नहीं है। अगर मैं उसको आउटसोर्स भी करता हूँ या फैब्रिकेट कराता हूँ या डेडिकेटेड यूनिट लगवाता हूँ तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए हमारा ये टारगेट है कि फ्यूचर में हम डेडिकेटेड यूनिट और फैब्रिकेटर के थ्रू प्रोडक्शन करवाएंगे, और इन हाउस सूट के केस में ही हम प्रोडक्शन बढ़ाएंगे। तो सर, सॉरी, मैं इस इन्वेंट्री के क्वेश्चन में दोबारा आ रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत जरूरी क्वेश्चन है। बहुत इन्वेस्टर जो है ना, जैसे आपने बोला आप 20% से ग्रो कर रहे हो, आपका 55% से ऊपर ग्रॉस मार्जिन है, आपका EBITDA मार्जिन भी शानदार है, और कंसिस्टेंटली आप बहुत सालों से कर रहे हो। बट बिल्कुल। फिर भी देखूं तो आपकी कंपनी में बहुत बड़े इन्वेस्टर्स नहीं है जो दूसरी कंपनीज में अट्रैक्ट हुए हैं लास्ट 5 से 10 साल से। तो मेरे ख्याल में ये इन्वेंट्री के कारण ही बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं या घबरा जाते हैं। तो अगर मैं वो एडजस्टमेंट कर दूं सर, आपकी जो आप बोल रहे हो, तो नॉर्मलाइज जो आपका इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री डेज कितना होना चाहिए? बिकॉज अगर मैं नॉर्मल देखूं तो आपका 400 500 दिन दिखाता है इन्वेंट्री मुझे, जो आपने समझाया है जिस तरीके से। मेरे ख्याल से जो हमारी इन्वेंट्री है नहीं, वो अगर मैं जितना अपने शोरूम्स के ऊपर जो इतना स्टॉक है, जो मैंने चीजें कही हैं, वो शायद 270 डेज की इन्वेंट्री मेरी रहेगी। अगर उसमें मैं जो मेरा वर्क इन प्रोग्रेस है, अगर उस स्टॉक को, उसके ऊपर जो इन्वेस्टमेंट है, जो मेरी फ्रेंचाइजी सिक्योरिटी है, अगर मैं उसको लेस करता हूँ, तो मेरी 270 डेज की इन्वेंट्री पोस्ट प्राइस के ऊपर रहेगी। तुषार, कैन यू चेक दिस या मैम सर। एक बार सर? तो सर, अच्छा, दूसरे वाले आप बोलोगे दूसरे वालों का जो 20 30% कोको होता है, आपका 80% कोको है, इसलिए डिफरेंस आता है। इसलिए बढ़ जाता हूँ। सर, अपना कभी इन्वेंट्री लॉस नहीं हुआ ना? बिकॉज अगेन मतलब हायर इन्वेंट्री होती है तो डर यही होता है कि इन्वेंट्री लॉस ज्यादा हो जाए धंधे में। ये ऐसा नहीं है। अपनी जो इन्वेंट्री है हम उसकी एजिंग करते हैं, और जैसे मेरा जो स्टोर पे 1 साल तक का स्टॉक इन्वेंट्री मैं फ्रेश के स्टोर पे रखता हूँ, उसके बाद मैं ऑनलाइन
और फैक्ट्री आउटलेट में सेल करता हूँ। तो हम कोई अल्ट्रा फैशन भी प्रोडक्ट नहीं बना रहे हैं। हम बेसिक फैशन के अंदर कपड़े के ऊपर कलर के ऊपर प्ले करते हैं, जिसको हर एज ग्रुप का आदमी पहन सके। तो इसलिए हम प्रोविजनिंग कर देते हैं। जब हम फैक्ट्री आउटलेट में माल बेचते हैं तो प्रोविजनिंग के थ्रू ही बेचते हैं, ताकि कोई कहीं भी ब्लॉक ना हो। और लास्ट टू लास्ट मेरा जो प्रोडक्ट है वो कॉस्ट प्राइस पे तो बिक ही जाता है। हम फिर थ्रू वे प्राइस पर सुपर फैक्ट्री आउटलेट के अंदर उसको क्लियर कर देते हैं, ताकि कोई भी इन्वेंट्री ज्यादा दिन ब्लॉक ना हो। तो सर मेरे ख्याल में, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग हियर, मेरे ख्याल में FY 25 में अपना मेरे ख्याल में कुछ राइट ऑफ भी था सर, 8-9 करोड़ का। 8-9 करोड़ का राइट ऑफ प्रोविजनिंग थी वो अपनी। तो मैं वही पूछना चाह रहा हूँ सर, अपना 80-90 करोड़ का प्रॉफिट जो आप बोल रहे हो जाएगा या है अभी, हाँ हाँ। उसमें ये, अगेन सॉरी, मतलब क्वेश्चन इज सेम सर, कि क्योंकि इन्वेंट्री ज्यादा होती है तो घबराहट ही होती है कि इन्वेंट्री ज्यादा क्यों है, जो आई थिंक आपने एक्सप्लेन कर दिया क्यों है, विच इज वेरी रीजनेबल। बट उसमें यही होता है कि यार अगर इन्वेंट्री ज्यादा होती है तो कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ पे राइट ऑफ हो जाए, यू नो नहीं नहीं, और ऐसा नहीं है। वो जितना भी हम एजिंग के ऊपर अपना, मैं अगर मेरी एजिंग मान लो 3 साल से ज्यादा है तो उसके ऊपर मैं 75% की प्रोविजनिंग करता हूँ। और जो मेरी एजिंग 1 साल से ऊपर है उसके ऊपर मैं 10% की एजिंग करता हूँ। वो सारी एजिंग करके इसको लिया हुआ है। ये इसका मतलब है कि ये मेरा राइट ऑफ हो गया पैसा, राइट, अगर 3 साल से ऊपर है तो, कि ये रिकवर तो हो नहीं पाएगा, राइट? 3 साल से ऊपर नहीं स्टॉक हो पाता, क्योंकि वो तो एक थ्रू प्राइस पे हम सेल कर ही देते हैं। क्योंकि मेरे कोई हाई फैशन प्रोडक्ट नहीं है, रेगुलर पैंट शर्ट्स जो भी प्रोडक्ट है वो सारा निकल जाता है वहां पर। सो मुझे लास्ट 10 साल में सर, अगर मैं पूछूं लास्ट 10 साल में अपना प्रोविजनिंग कितना किया होगा आपने, और राइट ऑफ एक्चुअली कितना लिया होगा? अभी हमने जो प्रोविजनिंग है पिछले 1 साल से ही स्टार्ट की है। अच्छा। पहले हम प्रोविजनिंग नहीं करते थे। तो लगभग स्टॉक तो सेल कर देते थे, लेकिन ऐसा सिस्टम नहीं बनाया हुआ था। जब से हमने ग्रैंड थॉर्टन को अपना स्टैचुरी ऑडिटर अपॉइंट किया है और डिलॉयट को इंटरनल ऑडिटर, तो उन लोगों ने हमें सुजेस्ट किया कि आप प्रोविजनिंग चालू करो। तो हमने प्रोविजनिंग चालू कर दी। तो सिंपल सा पूछूं सर मैं, कि तो इसका कोई आपके हिसाब से आगे जाके भी, बिकॉज ऑफ दिस हाई इन्वेंट्री डेज, अपने ऐसा नहीं होगा कि राइट ऑफ आता रहेगा कहीं से भी? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। जो प्रोविजनिंग ही होगी, जो हमने सिस्टम सेट कर रहे हैं, वो बिल्कुल हमारा जो मेन फोकस है, कंपनी को इतने स्ट्रॉन्ग पैरामीटर्स पर हम बनाएं कि उसमें कहीं भी हमें एक डोंट भी पॉइंट उसमें ना हो, कोई भी राइट। गुंजाइश। हर चाहे आज वो स्टाफ के रूप में है, मैं बेस्ट टू बेस्ट स्टाफ मेरी टीम बना रहा हूँ। मेरे जो इन्वेंट्री है, प्रोडक्ट है, हर चीज के ऊपर हम काम कर रहे हैं। वेरी वेरी नाइस सर, वेरी वेरी। तो हमारा पर स्क्वायर फीट जो सेल्स है, that like the metric you see to see whether a store is growing or not, तो वो रिड्यूस क्यों हो रहा है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम? अभी अप्रोक्सीमेट हमारा 800 रुपये स्क्वायर फीट का सेल है। वो पीछे कुछ रिड्यूस इस वजह से हुआ कि पहले हम छोटे साइज के स्टोर खोलते थे। अभी हमने पिछले साल, मेरा एवरेज साइज पहले 1100 था, लास्ट ईयर मेरा एवरेज आया 1700 स्क्वायर फीट। तो अभी प्रोडक्ट रेंज भी हमने बढ़ाई है, तो मैं अब बड़े स्टोर खोलने चालू कर दें। उससे क्या होता है कि रेंट तो हमें कम देना पड़ता है, क्योंकि किसी एक स्टोर का ग्राउंड फ्लोर है, बेसमेंट है, फर्स्ट फ्लोर है, तो उसके आधे रेंट पे हमें एरिया काफी मिल जाता है। तो उससे स्टोर की वाइबिलिटी तो बेटर हो जाती है। लेकिन उस वजह से थोड़ा मामूली मेरा पर स्क्वायर फीट सेल कम हुआ है। सर अभी अपने स्टोर्स कितने हैं? 650, राइट? अभी 621 स्टोर हैं अपने करंट आज। तो सर अगर मैं आपसे आपका विजन पूछूं सर, अगले 2-3-5 साल का, तो आपका क्या विजन होगा सर कंपनी के लिए? हमारा टारगेट है कि इस साल हम 850 करोड़ का सेल करेंगे। नेक्स्ट ईयर मेरा 1000+ करोड़ के सेल का टारगेट है। और अगले 5-6 साल के अंदर हम, जो टारगेट है कि कंपनी को 2000 करोड़ के सेल का लक्ष्य हमने निर्धारित किया है। और नंबर ऑफ स्टोर सर? नंबर ऑफ स्टोर आप ये मान के चलें कि यहाँ से ये 1100-1200 स्टोर हो जाएंगे। तो सर जो 620-21 स्टोर से 1100-1200, मतलब ऑलमोस्ट डबल, आप जो विजन है आपका स्टोर करने का, इसमें अपने को कोई पैसा पूसा रेस करना नहीं पड़ेगा सर? नहीं, मेरा इंटरनल अप्रूवल से ही काफी हो जाएगा।
बल्कि उसमें से भी मेरे पास स्पेयर ही रहेंगे, क्योंकि मेरा प्रॉफिट भी बढ़ेगा। इस साल बढ़ रहा है, नेक्स्ट ईयर भी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट आएगा। तो जितनी मैं एक्सपेंशन में पैसा लगा रहा हूँ, तो मेरा इंटरनल कंट्रोल से ही करूंगा, मैं कंपनी को डेट फ्री रखूंगा, ये मैंने निश्चित किया है। और अपना ये ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन जैसे आपने बोला कि हाँ भी इवन आफ्टर 55% डिस्काउंट आप लोग 58% के आसपास ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन करते हो, जीपी करते हो, उतना ही रहेगा। और EBITDA मार्जिन मेरे ख्याल में 28-30% जो आपने गाइडेंस भी दिया था कॉन कॉल में। हाँ बिल्कुल 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 यही रहेगा। और सर कैपेक्स कितना होता होगा हर साल का? कैपेक्स मेरा 50-55 करोड़ का नए शोरूम की ओपनिंग पर हो जाता है। अभी जो कैपेक्स है वो थोड़ा, जो नया ऑफिस हमने बनाया है उसकी वजह से मेरा कैपेक्स बढ़ा है। तो हम अभी करेंटली नॉर्थ और वेस्ट में हैं, तो मतलब मेजरली, सो डू वी प्लान टू गो इनटू साउथ या अदर मार्केट्स? मतलब अभी तक हम उस मार्केट्स में क्यों वेंचर नहीं किया? अभी जो हमारा है, हम नॉर्थ, वेस्ट और ईस्ट में अभी कम है। लेकिन मेरा जो स्ट्रोंग एरिया है, दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, JNK, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, MP, तो ईस्ट के अंदर अभी हम और फोकस्ड कर रहे हैं और अपनी स्ट्रोंग टीम बना रहे हैं, ताकि ईस्ट के अंदर हम और ज़्यादा काम बिजनेस बढ़ा सकें। और साउथ में अभी तक हमने स्टार्ट नहीं किया, तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला, तो उसमें अभी 2 साल और हमारा जाने का प्रोग्राम नहीं है, क्योंकि अभी यहाँ पे भी काफ़ी स्कोप है। 3 टियर टाउन्स में भी काफ़ी स्कोप है, और अभी काफ़ी प्रपोजल्स हमारे पास आती रहती हैं। अभी हम महीने में 6-7 स्टोर खोल रहे हैं। तो जबकि मेरे पास प्रपोजल आती हैं, 20-25 प्रपोजल आती हैं, उसमें से मैं फिल्टर करता हूँ कि कहाँ मेरी अच्छी वाइबिलिटी आएगी, कौन से शोरूम अच्छे रहेंगे, उस और कहाँ मतलब रेंट ठीक है, लोकेशन ठीक है, वो सब चीज़ें कंसीडर करके हम 6-7 स्टोर पर मंथ खोलते और हम एक्सपोर्ट्स करने वाले हैं इन फ्यूचर? हैं। एक्सपोर्ट अभी तो ऐसा नहीं है, क्योंकि गारमेंट लाइन में हमारा ये है कि अभी मैं सिर्फ काठमांडू में ही कैंटाबिल के 3 स्टोर हैं। तो फ्यूचर में अगर कोई फ्रेंचाइजी की प्रपोजल मेरे पास आती है, तो मैं बाहर शोरूम ओपन करना चाहूँगा। अगर कंपनी नहीं ओपन करना चाहेगी, तो वो धीरे धीरे देखेंगे, जैसी अपॉर्चुनिटी आएंगी तो उसको हम अवेल करेंगे। एंड फ्रेंचाइजी, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ रॉयल्टी जो हम चार्ज करते हैं फ्रेंचाइजीज को? फ्रेंचाइजी से हम रॉयल्टी कोई चार्ज नहीं करते। हम उससे ओके। स्टोर के साइज के ऊपर डिपॉजिट लेते हैं। जैसे अगर स्टोर का साइज 1500 स्क्वायर फीट तक है, तो हम 20 लाख का डिपॉजिट लेते हैं। 2000 है तो 25 लाख। और अगर 3000 स्क्वायर फीट है तो फिर उससे हम 30 लाख रुपए तक सिक्योरिटी, 20 से 30 लाख रुपए तक की सिक्योरिटी लेते ओके, और कोई टाइप ऑफ और फीस नहीं, खाली हैं। डिपॉजिट? हम रॉयल्टी कोई नहीं लेते। तो सर अगर मैं अगले 5 साल का देखूं तो कैंटेबल विल कीप ऑन ग्रोइंग बाय एडिंग नंबर ऑफ स्टोर्स। नंबर ऑफ स्टोर्स ऐड करेंगे, स्टोर का साइज बड़ा करेंगे, ताकि सेल ज्यादा हो सके, एवरेज पर स्क्वायर फुट जो सेल्स है वो ज्यादा हो सके। और कोई भी मगर सेगमेंट में आप वेंचर नहीं करोगे, एक्सपोर्ट नहीं करोगे, मगर दिस इज द वे यू विल कीप ऑन ग्रोइंग। अभी हमारा यही है। एक तो जो हमारा सिस्टम है भाई, मेंस, लेडीज वेयर, किड्स वेयर, इसको हम बढ़ा रहे हैं। लेकिन आज मेरे लेडीज किड्स के 50 एक्सक्लूसिव शोरूम हैं, तो वो भी काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। लेकिन अभी वो मेंस से कुछ उतना बेटर नहीं कर रहे हैं, लेकिन प्रॉफिट में हैं। तो उसके ऊपर मैं प्रोडक्ट के ऊपर और काम कर रहा हूँ। तो आने वाले टाइम में हमारा टारगेट है कि हम लेडीज किड्स के भी काफ़ी शोरूम आगे बढ़ा सकते हैं। एक तो हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी है लेडीज के शोरूम खोलने की, उसमें मार्केट में भी काफ़ी स्पेस है, क्योंकि लेडीज किड्स के ब्रांड इंडिया में कम है। और दूसरा, मैं ऑनलाइन के अंदर जो टर्नओवर का लास्ट ईयर मैंने 6% सेल की है, इस साल मैं 7% करूंगा। तो ऑनलाइन के अंदर मेरा ये है कि मैं अपने टर्नओवर का 10% सेल ऑनलाइन से अचीव करूं, तो उधर से हमें सपोर्ट मिलेगा ऑनलाइन से। फिर मैंने लास्ट ईयर शूज लॉन्च किया था, तो आने वाले टाइम में शूज की कैटेगरी को हम और प्रमोट करेंगे, उससे भी मेरे को सपोर्ट मिलेगा।
तो इस तरह से हम इन तीन कैटेगरी को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकर चल रहे हैं, जो आने वाले टाइम में और स्ट्रोंग होंगी और कंपनी को अपने टारगेट अचीव करने में इजी रहेगा। सर आप लोग कोई न्यू स्टोर ओपन करने के पहले व्हाट ऑल थिंग्स डू यू सी के ताकि वो बंद ना करना पड़े, बेसिकली स्टोर क्लोजर्स कम हो, सो व्हाट इज योर पैरामीटर, व्हाट यू सी बिफोर ओपनिंग अ स्टोर? अभी जैसे हम जब कोई स्टोर खोलते हैं तो हमारी कोशिश रहती है कि हम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में खोल लें। एक पॉपुलेशन का पैरामीटर है कि मतलब 3-4 लाख पॉपुलेशन हो, और वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हो, उसमें शहर में अभी कितने ब्रांड हैं या नहीं हैं। तो उसका एक सर्वे करके ही हम डिसीजन लेते हैं। रेंट्स कितना है, तो रेंट्स के ऊपर, मार्केट के ऊपर, लोकेशन के ऊपर, ताकि हमें आर्ट ऑफ द मार्केट ही शोरूम चाहिए जहाँ पार्किंग स्पेस हो। तो उन चीज़ों को कंसीडर करके अब इतना एक्सपीरियंस हो गया 25 साल का, कि दीपक को भी काफ़ी हो गया, 2006 से स्टार्ट किया था, आज 19 साल हो गए। तो वो ये चीज़ें काफ़ी अच्छे से समझ रहे हैं। और हमारे जो क्लोजर है वो कोई ज़्यादा नहीं है, साल में 4-5 स्टोर का क्लोजर ड्यू टू नॉन वाइबिलिटी आती है। और बाकी स्टोर मेरा क्या है कि लोकेशन चेंज की वजह से, जैसे मेरा कोई एग्रीमेंट एक्सपायर हो गया तो फिर मेरे को नई लोकेशन कई बार लेनी पड़ जाती है। कई बार अगर एग्रीमेंट रिन्यू ना हो, या कारण ये हो जाता है कि स्टोर का साइज छोटा था, हम उसको बड़े में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो फिर मैं इस वजह से भी कई बार हमें नए शोरूम खोलने पड़ते हैं। तो हमारे ये साल लास्ट ईयर 18-20 स्टोर्स क्लोज हुए ना Q1 में, हाँ, 18 इसका स्टोर कोई हमारे क्लोज। स्पेसिफिक? वो यही वजह थी, उसके अंदर नॉन वाइबिलिटी के थ्रू तो 5 एक स्टोर होंगे, और बाकी मेरे मतलब लोकेशन चेंज की वजह से, या मतलब साइज बड़ा करने की वजह से हमने उसको खोलना पड़ा। तो उस वजह से वो क्लोजर के अंदर आ गए। सर मैं एक वैसी चीज पूछ रहा हूँ कि बहुत सारी कंपनीज इंडिया में, स्पेशली रिटेल जिस कैटेगरी में आप हो, आपने जैसे नाम लिया, जूडियो का लिया नाम लिया, या बहुत V2 और अलग अलग हम्म। कंपनीज हुई। क्या ये बहुत एग्रेसिव है सर आपसे कंपेयर्ड, आपसे कि आप भी जो धंधा कर रहे हो, कब से कर रहे हो, 15, अगर मैं लास्ट 10 साल देखूं जिस तरीके से आप रिकवरी चालू हुई अपनी, तो if I may ask, do you think that something which is missing in you or the organization may be that aggression जो दूसरों में है? देखो, रिटेल बहुत ही एक सीरियस लाइन है। आपने देखा होगा कि कितने ब्रांड हिंदुस्तान में है आज। इतनी बड़ी पॉपुलेशन के बावजूद भी इंडिया के अपने ब्रांड कितने हैं? वो इसी कारण से है कि इसमें बहुत जो लोग अग्रेसिवली, आज तक कितने ब्रांड आए आए और बंद हो गए। तो जो आज हम टाटा बिरला या फॉरेन की कंपनी तो है नहीं, हमें एक अपने पैसे की वर्थ चाहिए, उसको देखते हुए डिसीजन लेते हैं। बड़ी कंपनी क्या है, उनकी प्लानिंग होते हैं 200 स्टोर खोल दो, वो मैनेजर सेल्स टीम कहाँ खोल के आएगी, क्या करेगी, इससे मतलब कम होता है, इस बात से ज्यादा होता है कि 200 खुल गए, वो कहीं भी लोकेशन इधर उधर खोल देते हैं। लेकिन हमारा फोकस है कि कैंटाबिल के जितने स्टोर हैं वो बिल्कुल हार्ट ऑफ द मार्केट ही मिलेंगे। तो हम एक अपना लॉन्ग रन विजन के साथ, सस्टेनेबल ग्रोथ के साथ काम कर रहे हैं। तो सर ये 18-20 स्टोर जो बंद हुए लास्ट क्वार्टर, उससे पहले आपने बोला कि हर साल जो है वो 4-5 नंबर नहीं है, राइट पुरुष? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मैं वही बोला ना सर, अपनी कंपनी में दो तीन चीजें ही हैं जो अगर इन्वेस्टर समझ आए या आप अच्छे से कम्युनिकेट कर दें। एक तो है इन्वेंट्री, और जो स्टोर काउंट हुआ जो है, जिस तरीके से ऊपर नीचे होता रहता है, ये दो चीजें बहुत जरूरी है, सबको समझना और आपको समझाना। हाँ, उसको जहाँ भी हमें होता है तो हम अपना जो भी इन्वेस्टर मीट हैं और हैं उसमें अच्छे से समझा देते हैं, और हमारा जो इन्वेस्टर है उस पर कन्विंस है कि उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन क्योंकि हमारा मॉडल ही डिफरेंट है, तो उसको एक बार तो समझाने में टाइम लगेगा। तो अपना जो मॉडल डिफरेंट है वही, बस कोको और फोको, राइट? कोको में 80 है बस, हाँ, और वही है, दैट इज अ मेजर डिफरेंस, राइट? वो वही है। वही तो मेजर। जनरली मार्केट उससे रिवर्स ट्रेंड में है। हम अपना पैसा अपने स्टोर पे लगाते हैं तो हमें अच्छा लगता है, इसीलिए मेरा रिटेल में मार्जिन भी सबसे ज्यादा है। आप देखेंगे रिटेल के अंदर 11% का पैट किसी कंपनी का नहीं मिलेगा। वॉल्यूम होंगे, पैट नहीं होगा। तो हम पैट के ऊपर भी फोकस्ड हैं कि मेरा पैट डाउन ना हो। सेल बढ़ानी है, आप डिस्काउंट बढ़ा दो, सेल बढ़ जाएगी।
सेल डिस्काउंट बढ़ा बढ़ा के सेल कितने दिन बढ़ाएंगे? हम्म। वो तो कहीं ना कहीं फंस जाएंगे। सही है, सही है। मगर आई एम वेरी सरप्राइज्ड कि हाँ भी आप जिस तरीके से ग्रॉस प्रॉफिट पे फोकस्ड हो, और आप बोलो कि आपका जीपी गोइंग अहेड, आप लोग 55% प्लस या 58% जो है जीपी हमेशा रखना चाहते हो इवन आफ्टर 55% डिस्काउंट, दैट्स अ बिग थिंग। ये सब हम मेंटेन करेंगे फ्यूचर में भी, इस पे हमारा पूरा फोकस है। तो अभी जो जीएसटी रेट कट आया है उससे व्हाट इज द बेनिफिट जो आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं? उसका बेनिफिट हमने पास ऑन कर दिया है। हमने अपने जितने भी शोरूम्स हैं, जैसे पहले 12% जीएसटी था जिस प्रोडक्ट के ऊपर, अभी 1000 से अगर 2500 रुपये की प्राइस तक है तो उसके ऊपर कस्टमर को हम 7% जीएसटी का बेनिफिट दे रहे हैं। और आगे भी जब तक ये स्टॉक है इसके ऊपर हम पास ऑन करेंगे। जो फ्रेश स्टॉक है तो उसमें जीएसटी का मतलब इफेक्ट हम लेकर ही अपनी एमआरपी निकालेंगे। तो बट उससे आपको लगता है सर कि आपका ग्रोथ रन रेट जो है ज्यादा हो जाएगा जो पहले था? उससे क्या है कि देखो, जीएसटी का इफेक्ट से इकोनॉमिक ग्रो करेगी, कस्टमर को बेनिफिट है, उसकी मतलब एक्सपेंडिचर पावर बढ़ेगी। तो जैसे गवर्नमेंट ने अभी इस साल इनकम टैक्स में भी काफी रिलीफ दिया है। अब जीएसटी का एक पूरा रेवोल्यूशन था इतना बड़ा, शायद ही जब से देश इंडिपेंडेंट के बाद आज इतनी बड़ी कभी भी टैक्स के अंदर बेनिफिट नहीं मिला होगा। तो इन सारी चीजों का इकोनॉमी पे धीरे धीरे इफेक्ट आएगा। एक एक बड़ा अच्छा मोदी जी का स्टेप रहा, और ये अच्छे रिजल्ट देगा आने वाले टाइम में। नहीं, मैं तो वैसे पूछ रहा सर कि जो आपका ग्रोथ रन रेट एज ए कंपनी रहा है, एक कंज्यूमर रिटेल कंपनी का रहा है लास्ट 2-3 साल में, आपको लगता है कि अगले 2-3 साल में वो रन रेट ज्यादा होगा लास्ट 2-3 साल से हाँ, लास्ट ईयर से ज्यादा बेटर रहेगा वो। सेल्स वाइज? आपकी सेल्स वाइज सर, मतलब सेल्स आपकी हो सकती है कि 20-25% से ज्यादा ग्रो करें? सेल हमारी 20% से ज्यादा ग्रोथ करेगी आने वाले टाइम में। और उसके ऊपर हम पूरा फोकस्ड हैं। मेरी एसएसजी जो है, सेम स्टोर ग्रोथ 5-6% वो होगी। बाकी हम नए स्टोर के थ्रू अपनी सेल को बढ़ाएंगे। सर आपके हिसाब से आपके धंधे में सबसे बड़ा रिस्क क्या है? बिकॉज आप बोल रहे हो कि इन्वेंट्री भी मैनेजेबल है, स्टोर ज्यादा बंद होते नहीं है, 20% ग्रोथ है वो आएगा, 5-6% एसएसजी आएगा, 58% ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन आएगा, तो मुझे सब कुछ अच्छा ही लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके धंधे में रिस्क क्या है? देखो क्या है, जैसे नेचुरल क्लेमिटी कोई है, जैसे पिछली बार कोविड आया, लेकिन कोविड को भी हमने फेस किया। मैं उस टाइम डेट फ्री हुआ कोविड के अंदर, और मेरी कंपनी कोविड में भी प्रॉफिटेबल रही। ऐसा तो हो सकता है कि मेरी कंपनी डेट फ्री है, हाई फैशन गारमेंट में बनाता नहीं, तो सेटअप मेरा सारा बिल्कुल अच्छा है, लोकेशन बढ़िया है, स्टाफ अच्छा है, आज 5000 वर्कर काम करते हैं। तो ज्यादा रिस्क वाला कोई फैक्टर नजर नहीं आता, बशर्ते कि कोई नेचुरल क्लाइमेट या कोई इस तरह की चीजें ना हो, या बाकी तो नहीं नहीं, वो तो अच्छा। चलो ठीक है सर, वो तो सबके ऊपर आएगा, आपके ऊपर नहीं, अकेले नहीं हाँ। आएगा। मैं हमेशा मानता हूँ कि हाँ भी प्रॉब्लम वो होती है जो सिर्फ अपने पे आती है। जब सब पे हाँ। आता है, सब कुछ आता है, तो वो प्रॉब्लम कभी नहीं हाँ। होती। वो तो ठीक है, वो तो संसार का नियम है, सब पे आ हाँ, तो गया। ऐसा कोई मेरे को नहीं लगता कि जिस सेगमेंट में हम हैं तो यहाँ पर इंडिया में कोई फ्यूचर में किसी भी तरह की तो प्रॉब्लम है। आप ये मुझे बार बार कंफर्म कर रहे हो सर कि इन्वेंट्री का और स्टोर बंद होने का कोई खतरा नहीं है कंपनी में? नहीं, कोई इफेक्ट। कि इन्वेंट्री राइट ऑफ आ जाए कल को और स्टोर बंद होते रहे? नहीं नहीं नहीं, इन्वेंट्री तो आप ये समझो, हमारे पास 24 कैरेट का गोल्ड है प्रोडक्ट, उसको आप आधी रात बेच लो, उसकी प्राइस पे तो वो बिकेगा ही बिकेगा। नहीं तो हमारा तजुर्बा 25 साल का फेल है, तो हम अपनी कब्र थोड़ी ना खोद देंगे। उसको हाथों हाथ उसी साइल गड्ढा भर दो, कुछ भी है तो उसको बेच दो किसी भी प्राइस पे, कहानी खत्म करो। मैं कॉस्ट में बिकी जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। वेरी नाइस। तुषा जी, तो अपना 20% आरओसी कंफर्म होता रहेगा सर आगे जाके? मतलब अगर आपका जो नंबर आप बता रहे हो या ग्रोथ रन रेट बता रहे हो, डेट फ्री स्टेटस के हिसाब से अपना 20% आरओसी प्लस तो हाँ। तुषा राइट होता रहेगा कंपनी हाँ, का? वो बिल्कुल 20%। मगर आई एम सरप्राइज सर, आपको पैसा भी नहीं चाहिए ग्रो करने के लिए? आपको आप बोलो डबल कर दोगे, 1100-1200 आप कर दोगे, 100 फिर भी पैसा नहीं चाहिए आपको? अपना प्रॉफिट बढ़ेगा वीरेंद्र जी। इस साल मैं 1995 कह रहा हूँ, अगले साल 125 करोड़ आना चाहिए, उससे अगले साल 150 करोड़ आना चाहिए, मैं अगले 4-5 मेरा प्रॉफिट ही 200 करोड़ होगा। तो कहाँ से मेरे को डेट की जरूरत डिविडेंड कितना पड़ेगी? देते हो सर आप? क्या? डिविडेंड? डिविडेंड तो अभी हम अपना मतलब 1 रुपये मतलब 1 रुपीज पर शेयर दे रहे हैं।
मतलब 50% फेस वैल्यू का 50% डिविडेंड बढ़िया दे। डिविडेंड पॉलिसी बना दो ना सर, अच्छा है, आप इतना अच्छा अच्छा काम। या आने वाले टाइम में जैसे मेरे पास स्पेयर होंगे तो मैं एक्सपेंशन में फर्स्ट लगाऊंगा। एक्सपेंशन के पास बाद जो पैसा बचेगा तो मैं डिविडेंड दे दूंगा। नहीं नहीं, अच्छा है ना सर, आपने वो ग्रैंड थॉर्ंटन को भी ले लिया, आपने बोला एक और डेलॉयट को ले लिया, अच्छा अच्छा सब ऑर्गेनाइज कर रहे हो सारी की सारी चीजें। एक डिविडेंड पॉलिसी होता तो सबके लिए आई थिंक इज अ बेटर थिंग। और सबसे मेजोरिटी शेयर होल्डर तो आप ही हो सर, 75%। यही कोशिश है वीरेंद्र जी कि हम अपना बेस्ट टू बेस्ट अपने मतलब शेयर होल्डर्स को दें, तभी उसे एक्सपीरियंस का फायदा है। नहीं नहीं, अच्छा सर, आपके पास तो प्राइवेट इक्विटी वाले भी आते होंगे सर, जिस तरीके से आप चल रहे हो, आई डोंट नो, अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट इज देयर इन द कंज्यूमर सेगमेंट इन इंडिया। तो आपके पास प्राइवेट इक्विटी वाला कोई नहीं आता कि हाँ भाई भैया मैं कंपनी खरीद लेता हूँ? उसके लिए हमने भी कोई ट्राई नहीं की, ऐसा कुछ अभी। गॉट इट, गॉट इट। तुषार जी, आई थिंक आई एम वेरी क्लियर विद। तो सर कोई नया सेगमेंट नहीं, कोई नया वर्टिकल नहीं, जो कर रहे हो वो कर रहे हो, जैसे आपने बोला कि हमें मेजरली वुमेन एंड किड्स पे फोकस होगा, प्लस जूते का जो आपने बोला शूज का होगा, और साइज ऑफ स्टोर्स बड़ा होता रहेगा आगे जाके। इसी कैटेगरी के अंदर बहुत स्कोप है, बहुत स्कोप है वीरेंद्र जी, कितना भी आप बिजनेस कर सकते हो। तो आप मैन्युफैक्चरिंग और नहीं करना चाहोगे सर अपने आप? जैसे आपने बोला 25% आपका खुद का Capex। मैन्युफैक्चरिंग है, सो गोइंग अहेड ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग आप करो। सॉरी। अभी जैसे हम 25% मैन्युफैक्चरिंग खुद कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट्स हाँ की, हाँ बिल्कुल। तो आगे जाके डू यू वांट कि हाँ भी वो ज्यादा हो? नहीं, आगे हम नहीं बढ़ाना चाहते क्योंकि गारमेंट लाइन में प्रोडक्शन में सिरदर्दी भी बहुत है। गॉट तो इट। वो अगर बगैर मार्जिन के उसके अंदर अपने आप को ज्यादा फंसाना कोई समझदारी नहीं है। तो हम सूट के अंदर मार्जिन है, स्टिचिंग के अंदर उसको बढ़ाएंगे। अदरवाइज हम डेडिकेटेड यूनिट लगवा लें, बहुत बेरोजगार यार दोस्त रिश्तेदार हैं, उनकी लगवा देंगे। नहीं अच्छा सर, मगर आपके हर बात से ये पता चल रहा है कि आप पूरे बने आदमी हो, पूरे फोकस, पूरे फोकस है आपके, हाँ भी भैया क्या करना है क्या नहीं करना है। सर, आपको एक स्टोर ओपन किया तो उसमें इन हाउ मच टाइम डू यू गेट योर स्टोर मनी बैक, इन्वेस्टमेंट बैक? इन्वेस्टमेंट इन स्टोर। हाँ, सो बेसिकली एक स्टोर ओपन करने में सपोज यू स्पेंड 50 lakhs, तो वो आपका मतलब 1 year 2 years कितने टाइम में रिटर्न हो जाता है? 2 साल में, 2 साल के अंदर हमारा रिटर्न हो जाता एंड आपका इन्वेस्टमेंट पर स्टोर 50 lakhs है? है। वो 2 साल के अंदर रिटर्न हो जाएगा हमारा उसके अंदर। नहीं ये पूछ रही है सर कि 50 लाख इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट, 50 लाख होता है कि ज्यादा होता है हर एक स्टोर में? 50 लाख रुपए इन्वेस्ट हो जाते हैं हमारे, 20 लाख रुपए फर्नीचर के ऊपर और 30 लाख रुपए हमारे मतलब स्टॉक के ऊपर। और हर साल सर हमारा कोशिश रहता है कि कितना, 40-50 स्टोर ऐड करने का? हमारा जो टारगेट है वो हम 70-80 स्टोर साल में ऐड करेंगे। नाइस नाइस वो नाइस। पीछे कर भी रहे हैं हम पिछले काफी टाइम से, 60-70 स्टोर हर साल। नो नो, वेरी गुड सर, आई थिंक आप सब कुछ अच्छा ही कर रहे हो सर, अच्छा ही कर रहे हो धीरे धीरे से। और जिस तरीके से इंडिया का कंजम्पशन और जैसे आपने बोला पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा, आई थिंक इट विल हेल्प अ लॉट ऑफ कंपनीज लाइक योरसेल्फ एज वेल। वो अच्छा है सर। स्केलेबिलिटी सर, बस स्केलेबिलिटी। मगर एक वैसी क्वेश्चन पूछूंगा सर कि अगले 10 साल में 5,000 स्टोर हो जाएगा सर? अगले 10 साल में? 10 साल सर, अभी अपने को तो इंडिया को बहुत बड़ा सोचना है ना, अपने को कौन से 1-2 साल सोचने का सर? मतलब 10 साल में, आने वाले 10 साल के अंदर पूछ रहे हैं आप? हाँ जी। तो देखो इतनी लंबी, अभी कुछ कहना मतलब आदमी वो लगता है कि क्या होगा। लेकिन मेरी तो सिर्फ एक ही कोशिश है कि आप अपना बेस्ट दो। बेस्ट दोगे, चीजें अचीव होंगी तो मन खुश होता है, आदमी और जोर से लगता है, पैसा आता है, साधन बदल जाते हैं, आप आदमी की आपको रखने की पावर बदल जाती है, पैसे के साथ अच्छे लोग कंपनी में जुड़ना चालू हो जाते हैं। जैसे जैसे आदमी के पास, वो कहते नहीं पहला, वो बुढ़िया के पैसे वाली बात है, पहला कमाना मुश्किल है। जैसे जैसे पैसा आता है तो साधन बढ़ते हैं। तो वहां से आज फिर स्पीड कुछ डिफरेंट ही बन जाती है। आज तक आप मान के चलो मेरी कंपनी में मैं 25 साल के अंदर 1,000 करोड़ की सेल करी है, और अब मैं अगले 5-6 साल में 2,000 करोड़ की बात कर रहा हूं। तो कितना है, मतलब वो चीजें स्टार्टिंग में स्ट्रगल है, अब उससे हम कंपनी बाहर आ चुकी है। तो इसलिए हम आगे आने वाली स्पीड और बेटर होगी। नो नो, व्हाट एन अमेजिंग स्टोरी सर। आई थिंक नॉट ओनली कि हम आपसे सीखे, बट आई थिंक मैं खुद इंस्पायर भी हुआ। जैसे आपने बोला कि हाँ भी
पापा जी करियाना स्टोर चलाते थे, वहाँ करियाना स्टोर से आपकी जो जर्नी यहाँ कैंटाबिल की 2000 करोड़ की सेल्स की बात कर रहे हो, दैट इज रियली एन इंस्पिरेशन सर। त्रुषा, आई एम डन विद माय क्वेश्चंस, एनीथिंग यू हैव? थैंक यू सर। आपके पास सर थैंक यू। आपको आपको हमसे पूछना हो कुछ सर? नहीं नहीं, थैंक यू वीरेंद्र जी। नहीं नहीं विजय जी, थैंक यू सो मच, आपने हमें बहुत इंस्पायर किया और बहुत सिखाया भी, आपकी ऑनेस्टी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने थैंक बहुत यू। प्यार से, धन्यवाद, अच्छे से समझाया, और सबसे बड़ी बात है जो आपकी ऑनेस्टी है उसमें मजा आ गया मुझे। थैंक यू। थैंक यू। हम्म।